पत्नियों की बेवफाई, पत्नियों का धोखा। ये लाइन सुनते ही जहन में सिर्फ एक ही बात आती है और शायद दो ऐसी औरतों के नाम भी आपके जहन में आने लगे जिन्हें आप बहुत ज़्यादा सुनकर डर गए हैं, जैसे सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी। लेकिन क्या सिर्फ यही उदाहरण है पति और पत्नी के रिश्ते का? क्या पत्नियां धोखे का ही नाम है? क्या पत्नियां विश्वासघात का ही नाम है? लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो शायद पूरी सृष्टि रुक जाएगी, क्योंकि पति पत्नी ही वो लोग हैं जो रिश्ते को चलाते हैं। उनके दोनों के चलाने से ही परिवार आगे बढ़ता है और एक तरह से हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। लेकिन यही मानसिकता जब लोगों के दिमाग में आती है तो सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई में जमाना इस हद तक आ गया है कि पत्नियां सिर्फ धोखे का नाम रह गई हैं? तो वाकई में घटनाएं ही कुछ इस तरह से हो रही हैं कि पत्नियां अपने पति से परेशान हो जाती हैं, किसी और से प्रेम कर बैठती हैं और प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति को रास्ते से हटा देती हैं और उसे रास्ते से हटाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। हर एक लड़की अलग अलग तरीके अपना रही है, ऐसे ऐसे तरीके जिसको सुनकर एक बार पुलिस भी चौंक जाए। समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी मानसिकता लोगों में आ कहां से रही है। सबको पता है कि हम जुर्म करेंगे और एक दिन पकड़े जाएंगे। एक से एक लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए, अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में पकड़े गए। फिर भी डर और भय आज भी नहीं है। आज भी पत्नियां प्रेमी के चक्कर में पतियों को रास्ते से हटा देती है और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति को रास्ते से हटा दिया। लेकिन जब आप ये तरीका सुनेंगे तो सुनकर एक बार और आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची कहानी है दिल्ली के द्वारका की। दरअसल सुबह सुबह करण देव नाम के 36 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो जाती है। उनकी पत्नी सुष्मिता अपने ससुराल वालों को बताती हैं और उनके ससुर और चाचा ससुर के बेटे यानी उनके रिश्ते में लगने वाले देवर उन्हें आनन फानन में चिकित्सालय लेकर पहुंच जाते हैं। जब वहां ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। 36 वर्षीय करण देव की मौत हो जाती है। अब जो अस्पताल वाले हैं वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए बोलती है, लेकिन पिता और भाई यानी जो चचेरे भाई हैं जिनका नाम होता है राहुल, ये लोग पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर ये पोस्टमार्टम कराया जाता है और शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। शव परिजनों को सौंपने के बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद 2 दिन बीत जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि करंट लगने से उनके घर के बेटे और भाई की मौत हो गई। तभी करण देव के जो छोटे भाई होते हैं वो अपनी भाभी का बैठे बैठे फोन चला रहे होते हैं और फोन चलाते चलाते अचानक वो इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं और इंस्टाग्राम की चैट जैसे ही खोलते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच नहीं सकते थे कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की वो भी हो सकता है। दरअसल वो जैसे ही उस चैट को देखते हैं तुरंत से अपना मोबाइल निकालते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर तुरंत पहुंच जाते हैं थाने में। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें उसकी भाभी की चैट थी और चैट से पता चल रहा था कि उसके भाई की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।
दरअसल जैसे ही पुलिस प्रशासन वाले उस चैट को देखना शुरू करते हैं, चैट में जो सुष्मिता है वो अपने प्रेमी राहुल, यानी जो करण देव का चचेरा भाई है राहुल, उससे चैट कर रही है। चैट से पता चलता है कि 12 जुलाई की रात को इन्होंने करण के खाने में 15 से 16 गोलियां नींद की मिला दी थी। चैट में दरअसल क्या था, सुष्मिता कहती हैं कि सुष्मिता राहुल को चैट करके कहती हैं कि मैंने इन्हें 15 गोलियां दे दी हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक दवाइयों का मुझे कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ना तो इस व्यक्ति को उल्टियां हुई हैं, ना ही इसे पोटी आ रही है, ना ही पेट दर्द है, ना ही चक्कर आ रहे हैं। क्या ये मरेगा भी या नहीं मरेगा? तो जो प्रेमी है वो कहता है कि कोई और तरीका अपनाओ और नशे की गोलियां खिला दो। अब वो कहती है कि उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, मैं उसे अकेले तो गोलियां नहीं खिला सकती, सिर्फ पानी पिला सकती हूँ, लेकिन गोलियां नहीं खिला सकती। इसके बाद प्रेमी कहता है तो ऐसे करो, उससे बिजली का करंट लगा दो। तो सुष्मिता पूछती है बिजली का करंट कैसे लगाऊं? तो वो बताता है कि उसके हाथों को टेप से बांध दो और करंट को उसके लगा दो, अंगूठे को टच करवा दो और करंट लगने से उसकी मौत हो जाएगी। फिर यही कार्य किया जाता है, उसके हाथ में करंट लगा दिया जाता है। नींद की गोलियां पहले से ही शरीर में थी और कुछ जख्म भी दिए जाते हैं। और सुबह होते ही सुष्मिता अपने ससुराल वालों को और पुलिस को खबर करती है और बताती है कि रात में एक्सटेंशन जो कॉर्ड होता है उसका तार से हाथ उनका भिड़ गया और उनके हाथ भिड़ने से उन्हें करंट लगा और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। दरअसल शुरुआत में किसी को सुष्मिता पर शक ही नहीं था, शक हो भी नहीं सकता था कि बहू का स्वभाव भी अच्छा ही था, लेकिन क्या पता आज के वक्त में कौन अपने चेहरे पर कौन सा मुखौटा ओढ़कर घूम रहा हो। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और तुरंत सुष्मिता को उठा लिया जाता है। सुष्मिता के साथ साथ राहुल को भी उठा लिया जाता है और अब उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। बचने का कोई कारण ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था। दरअसल चैट की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के सामने रखी थी। अब वो बताना शुरू करती हैं कि राहुल के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और राहुल से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन इसी करवा चौथ पर करण ने उसके ऊपर हाथ उठाया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मुझे इस बात से इतना गुस्सा आया कि अब हमारे बीच आपसी विवाद रहने लगा। हम दोनों में आपस में बनती नहीं थी और हम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। इन्हीं सब के चलते मैं इतना परेशान हो गई कि मैं अपने प्रेमी राहुल के साथ रहना चाहती थी और इसी वजह से हमने ये प्लान बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हम मौत को एक हादसा दिखाना चाहते थे, इसी कारण से हमने ये सारा का सारा प्रपंच बनाया। लेकिन अंत में उन्हें यकीन नहीं था कि 2 दिन बाद उन्हीं की इंस्टाग्राम चैट उन्हें इस तरह से भी फंसा सकती है। दरअसल क्रिमिनल जब कोई अपराध करता है तो वो हमेशा ये सोचकर चलता है कि वो कभी शायद पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरती से इतना सोच समझकर कार्य किया है कि कभी वो पकड़ा जा ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि अपराधी लाख कोशिश करे लेकिन कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़ ही देता है। और आज के वक्त में अगर पति की मौत होती है तो चाहे पत्नी बेगुनाह हो, पत्नी ने कुछ नहीं किया हो, लेकिन शक के दायरे में सबसे पहले पत्नी ही आती है और ऐसा कुछ औरतों की वजह से हो रहा है। मैं नहीं मानती कि हर एक औरत एक जैसी है, क्योंकि 5 उंगलियां समान नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से हर एक महिला के ऊपर उंगली उठाई जाती है। हर एक महिला जो अपने पति को अपना परमेश्वर समझती है, उस महिला के ऊपर भी शक की निगाहों से देखा जाता है। ये मानसिकता है, क्योंकि कुछ लोगों की करने की सजा हर एक व्यक्ति को
भुगतनी पड़ती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि अगर आप अपने प्रेमी के साथ रहना चाहते हैं तो अपनी मानसिकता बदलिए, क्योंकि उसे मार देना एकमात्र हल नहीं है। क्योंकि अगर आपने मार दिया तो भी ज़रूरी नहीं कि आप बच जाएंगे। आप तलाक ले लीजिए, उससे अलग रह लीजिए और अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर लीजिए। लेकिन मार देने के बाद आप सोचते हैं कि आप खुशनुमा ज़िंदगी जी पाएंगे, तो ये सिर्फ आपका वहम है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।